नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद शेख। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं 4 राज्यों के, जिससे लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा था, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। वहीं एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत हासिल की। लेकिन इन सब के बीच सवाल इंडिया गठबंधन पर उठ रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले ये वीडियो सुनो। ये नरेंद्र मोदी जी का गारंटी है और मोदी गारंटी ने इस पूरे देश का दिल जीतने का काम किया है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये झांकी है, अब बिहार बाकी है। नहीं, देखिए, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जो परिणाम आया है वो कांग्रेस के अनुरूप नहीं है और हम लोग जो उम्मीद करते थे उसके अनुरूप नहीं है। अब जो परिणाम आया है उसका समीक्षा करेगी पार्टी। ये कि जिस तरीके से देश में जो माहौल बनाया गया भाजपाइयों के द्वारा, उससे हताश होकर के जनता ने जवाब देने का काम किया। और आने वाले भी चुनाव में भी हम तो भविष्यवाणी भी कर दिए थे कि केंद्र में इंडिया महागठबंधन का झंडा लहरेगा और वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। गठबंधन इस देश की राजनीति का यथार्थ है और गठबंधन कृत्रिम चीज नहीं है, ये अनवरत चीज है। बैठक से चुनाव के नतीजे नहीं प्रभावित होते हैं। जब तक साझा रणनीति और कार्यनीति नहीं बनेगी तब तक वह जनता का विश्वास प्राप्त नहीं होता। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद से सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई। दरअसल अब तमाम बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि इन सब का असर बिहार की राजनीति में क्या होने वाला। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, जेडीयू प्रवक्ता हेमराज राम जी, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी, हम प्रवक्ता सरोज सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी से सवाल पूछना चाहूंगी। अमिताभ जी, इन सब का असर, यानी कि 3 राज्यों में बीजेपी ने जो शानदार जीत हासिल की है, तो इसका असर बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है? बिल्कुल सबा, सभी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको मेरा नमस्कार है। देखिए, बिल्कुल जब से ही ये परिणाम आया है उसके बाद से जो एक माना जा रहा था उसका साइड इफेक्ट बिहार की राजनीति में निश्चित तौर पे पड़ेगा। कई उसके कारण है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण जो अभी जो देख रहे हैं, अगर हम दोनों पार्टियों जो इंडी गठबंधन में शामिल हैं, जेडीयू और आरजेडी, दोनों पार्टियों की तरफ से जो बयान आए हैं उनको ही अगर हम लोग देखें तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं इस जीत के पीछे जो है जेडीयू के अंदर खुशी भी है। वो जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कह रहे थे, और सीपीआई की जो सभा हुई थी पटना में मिलर स्कूल के ग्राउंड में, उसमें उन्होंने इशारा भी किया था कि जो धार थी इंडी गठबंधन की वो कहीं ना कहीं कमजोर कर रही है कांग्रेस चुनाव में व्यवस्था के बीच में। बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे बात भी की थी, लेकिन ये जो मुद्दा था ये चला रहा था। और कहीं ना कहीं जो इंडी गठबंधन जिस तेजी से पटना से शुरुआत हुई थी, और निश्चित तौर पे इसकी शुरुआत में लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार, इन तीनों की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। और बाद में नीतीश कुमार को वो तवज्जो नहीं मिल पाया था जिसके वो हकदार थे, और जो लग रहा था कि उन्हें मिलेगा, अभी तक संयोजक या संयोजक की बात भी नहीं आ पाई थी। तो एक मुद्दा चला रहा था। उसके बाद देखिए ये जो परिणाम है वो प्रभावित इसलिए भी करेगी क्योंकि ठीक जब इन राज्यों में चुनाव होने वाले थे उससे ठीक पहले बिहार में जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट आई, उसके बाद इसे लागू आनंद फानन में से लागू भी किया गया, लेकिन उसका कहीं इम्पैक्ट इन राज्यों में नहीं दिखा गया। जबकि ये राष्ट्रीय मुद्दा बना, कई बार राहुल गांधी ने इसे कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, और चाहे वो अशोक गहलोत हो या फिर भूपेश बघेल, उन्होंने कहा कि वो जातीय गणना करवाएंगे अपने अपने क्षेत्र में, ओबीसी का मुद्दा उठा। तो ये
एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये जो चिंता वाली विषय जो है जेडीयू के लिए है, नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि इससे पहले के चुनाव में उन्हें महिलाओं का एक जो साइलेंट वोटर जो कहा जाता था, वो वोट निश्चित तौर पे जेडीयू नीतीश कुमार को मिला करता था। लेकिन इन चुनावों के जो परिणाम है उसमें दिखा है कि वो वोट बीजेपी की तरफ भी घुमा है। अब बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें नीतीश कुमार एनडीए में थे तो वो पता नहीं चल पाता था, लेकिन इस बार ये मुद्दा जरूर होगा कि इन महिलाओं का वोट जो नीतीश कुमार के पास ज्यादा था वो अब किधर रुख करेगा। तो ये चीजें ऐसी हैं जो बिहार की राजनीति को काफी प्रभावित करेंगी। जी सारिका जी, सारिका जी, विधानसभा चुनाव में ये हालत है तो 2024 के चुनाव में विपक्ष क्या करेगी अब बीजेपी को टक्कर देने के लिए? देखिए सभा जी, 3 राज्यों में बीजेपी जीती है और वो तीनों राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। हमने देखा है कि वहां पे हर 5 साल में सरकार बदलती रहती है और ये ट्रेंड छत्तीसगढ़, राजस्थान और ये मध्य प्रदेश के साथ ऐसा हुआ, यानी कि वहां की जनता हर 5 साल में अपनी नई सरकार चुन लेती है। देखिए राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जो मुद्दा था उन भारतीय जनता पार्टी ने किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा? भारतीय जनता पार्टी ने तो फ्री में लोगों को मंदिर दर्शन कराने के नाम पे चुनाव लड़ा, हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ा, हिंदुत्व के नाम पे सनातन वाला ढोंग रच करके उन्होंने चुनाव लड़ा। मतलब भाजपा के पास हर बार ही एजेंडे जो होते हैं वो बिल्कुल ही जनहित से परे एजेंडे होते हैं और उस पर चुनाव वो लड़ती है। और ठीक है, माना कि जीत हुई है और मुझे लगता है कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और हर पार्टी जो है हारती है तो समीक्षा करती है कि कहाँ क्या दिक्कत हुई, कहाँ क्या चूक हुई। तो निश्चित रूप से ये समीक्षा का तो करने का विषय है ही है कांग्रेस के लिए। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि देखिए 2020 में जब बिहार में लोकसभा चुनाव जब लड़ा गया था, विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, उस समय एजेंडा क्या था बिहार में? उस समय में भारतीय जनता पार्टी एनआरसी, सीएए, हिंदू मुस्लिम यही मुद्दे थे जो वो लेकर के आई थी। और हमारा मुद्दा था, तेजस्वी यादव जी ने रोजगार, लोगों को नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये एजेंडे पे तेजस्वी यादव जी ने लड़ाई लड़ी थी। और मुझे लगता है महज 12,000 वोटों का ही अंतर रहा था, यानी कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव जी के मुद्दों पे, उनके एजेंडों को पसंद करते हुए तेजस्वी यादव जी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की नंबर 1 की पार्टी भी बनाई। यानी कि बिहार की जनता जागरूक है और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव और हर राज्य, मुझे लगता है हर राज्य का चुनाव जो है अपने आप में अलग चुनाव होता है। मोदी मैजिक लोग कर रहे हैं। कई ऐसे स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हारी भी है, वहां तो मोदी मैजिक ने काम नहीं किया। तो मुझे लगता है बिहार में कोई उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। हालांकि बिहार 2024 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बिहार में इतने सांसद जो बिहार ने उनको दिए और बिहार की अनदेखी जिस तरीके से लगातार हो रही है, तो ये बात बिहार की जनता नहीं समझ रही है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा था कि नौकरी देने के संदर्भ में देशव्यापी तो उन्होंने ऐलान किया ही था, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी उन्होंने ऐलान किया था, उस अपने वादे को भी वो पूरा नहीं कर पाए, झूठे करार वो हो गए। और अभी लगातार जब से महागठबंधन की सरकार है, तेजस्वी यादव जी ने जो वादे बिहार की जनता से किए थे, चाहे वो रोजगार देने के मामले में हो या किसानों के मामले में हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के मामले में हो, और लगातार बिहार के विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बिहार के विकास को दुगनी रफ्तार दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिहार की जनता अच्छे से समझ रही है। अभी मेरी बात भी हो रही थी, कुछ लड़कों से बात हो रही थी जो लगातार वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो परीक्षा कई उनमें से उन्होंने उत्तीर्ण भी किया है लोग, और कुछ लोग TRE 2 की परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं। उन लोगों ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन नौकरी करें और कौन नौकरी ना करें, क्योंकि अब तो हमारे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। एक परीक्षा दे के बैठ रहे हैं तो दूसरी परीक्षा की बहाली निकल जा रही है। मतलब लोगों के बाद युवाओं के अंदर ये उत्साह नजर आ रहा है ये सरकार को लेकर। तो मुझे लगता है कि आज वाकई में बिहार की यूथ पीढ़ी हो, चाहे महिलाएं हो या हर क्षेत्र से जुड़े हो लोग, जो है वो सरकार की ओर सकारात्मक रवैये के साथ और उनके तमाम फैसले के साथ है। तो निश्चित रूप से आने वाला जो चुनाव बिहार में होगा वो तो विकास के नाम पे होगा, रोजगार के नाम पे होगा, और ये तमाम चीजें जो है कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कभी रही ही नहीं है। तो निश्चित रूप से बिहार में तो उनका दाल नहीं गलने वाला है। और मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, अभी खुश होने का विषय है उनके लिए।
और कांग्रेस के लिए जरूर है कि आत्ममंथन के साथ ही साथ, और दूसरी बात ये भी है सवाजी कि ऐसे स्टेट जहां पे कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर मंचों पे खड़े होकर के मुफ्त रेवड़ियां बांट रही है, अगर ये प्रलोभन दे रही है कि हम आपके हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, हम आपको भले ही रोजगार ना दे पाए, हम आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे, भले ही हम आपके थाली में रोटी ना दे पाए, तो मुझे लगता है कि वहां के लोगों को भी एक बार आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि हम किसको और किस दिशा में हवा दे रहे हैं। आखिर लोकतंत्र की खूबसूरती तो यही होती है, जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही चुन करके लाती है, लेकिन आखिर किन एजेंडों पे जनता ने वोट किया है, उन एजेंडों पे भी मुझे लगता है कि अगर किसी पार्टी की जीत है तो आत्ममंथन की आवश्यकता है। जी अब राकेश पोदार जी को सवाल करना चाहूंगी। राकेश जी, 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की क्या तस्वीर होगी? देखिए, सारिका जी जो हमारी बहन जी बोल रही थी बिहार के मुद्दों पे, पहले तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सकारात्मक राजनीति करें, नकारात्मक राजनीति मत करें। भारतीय जनता पार्टी ना हिंदू के नाम पे चुनाव लड़ती है, ना धर्म के नाम पे चुनाव लड़ती है। चुनाव लड़ते हैं, इनको आत्ममंथन इनको ही करना चाहिए था कि जो इन्होंने गठबंधन इंडी गठबंधन के साथ गए थे, राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए। गाली देने का काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी को वो शब्दों का उच्चारण किए। चलिए वो सब बातों को छोड़े और सकारात्मक राजनीति करना चाहिए। बिहार किस तरह आगे बढ़े उस पर चिंता करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, तेजस्वी जी को और हम लोगों को भी बिहार विकास की बात होनी चाहिए। रही बात सारिका जी को मैं ज्ञान प्राप्त कर देता हूं, आप लोगों ने सब दिन राजनीति जो किया वो सिर्फ परिवारवाद के लिए किया। आज भी आपके परिवारवाद में ही राजनीति कहीं ना कहीं दिखता है, चाहे तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, निशा हो, चाहे अपना राबड़ी जी हो, चाहे लालू जी हो, पूरे परिवार की राजनीति करते हैं। इन लोगों को बिहार से कुछ लेना देना नहीं है। ये बिहार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़े आपको उछाल दिखा रहे थे। सारिका जी ऐसा नहीं है। सारिका जी सकारात्मक राजनीति कीजिए। बिहार के जनता विकास, हमारे संजय जी वरिष्ठ विश्लेषक बैठे हैं, अमिताभ जी हैं, बिहार से सभी लोग आते हैं। बिहार किस तरह आगे बढ़े उस पर चिंता कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, क्या नहीं किया। अगर हम लोगों ने गलत किया होता, ठीक है, आपकी बात मानता हूं कि राजस्थान में बदलाव होती है हर 5 साल के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आज हम 15 साल पहले मुख्यमंत्री हमारे शिवराज जी थे, उनके नाम पे हम लोग ने फिर दोबारा चुनाव लड़ा। तो देखो, पिछली बार कांग्रेस को जनादेश मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस को भी वहां से मध्य प्रदेश हटा दिया गया। और उसकी चिंतन इनको करनी चाहिए। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि मोदी हटाओ। मोदी हटने वाला नहीं है। जब मोदी है तो मुमकिन है पूरे देश के अंदर। हम लोगों ने विकास की बात करते हैं हमेशा, और मैं आपको कह रहा हूं, हम लोगों ने नारी शक्ति बंधन बिल लाया, चाहे विश्वकर्मा योजना लाया, चाहे उज्ज्वला योजना लाया, सारे हम लोग विकास की बात करते हैं और हमेशा उस विकास को धरातल पे लाते हैं। और हम लोगों ने दिव्यांग के लिए भी काम किया। विश्वकर्मा योजना पे हम लोगों के गरीब जो परिवार से आते हैं उनको हम 15,000 मुफ्त में देते हैं औजार खरीदने के लिए। उसके बाद उनका जो ट्रेनिंग का पैसा होता है 500 रुपया प्रतिदिन, वो भी देते हैं। दिव्यांग लोगों के लिए ये लोग क्या करते थे, दिव्यांग लोगों के लिए पहले इनका नाम रखा था विकलांग, हम लोगों ने इनका नाम रखा दिव्यांग। और हम लोग उस सहकारिता बैंक के से लेके उनको 3 लाख रुपया देते हैं कि आप भी आत्मनिर्भर भारत में बनिए, आप भी अपना रोजगार कर सकते हैं। उनको भी हम 3 लाख रुपया देते हैं। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हमारे से आप पूछ सकते हैं हम लोगों ने काम किया। नारी शक्ति पे ये लोग क्या बोलते हैं, यार देश की नारी इन्होंने दिखा दिया। ये लोग ने देश को जात और पात इधर से उधर बदलने का काम किया, लेकिन देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सिर्फ 4 ही जात है और नारी शक्ति है। पहली नारी शक्ति है, दूसरी युवा शक्ति है, तीसरी किसान शक्ति है और चौथा गरीब परिवार है। हम उस पर काम करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग पूरे देश को, पूरे बिहार को जात पात इधर दलित महादलित करके पूरे बिहार को खत्म करने का कार्य किया। आप सारिका जी हमेशा कहते हैं, आप भी अपने तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहे कि पूरे बिहार में सकारात्मक राजनीति करें। नहीं, नकारात्मक राजनीति आप बिहार में बर्दाश्त करने नहीं जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा में क्या बोला, पूरे देश में इसका इफेक्ट पड़ा। विधान परिषद में क्या बोला, पूरे देश में इफेक्ट पड़ा। दलित और महादलित को इन्होंने, जीतन राम मांझी को क्या बोला, पूरा देश सुन लिया इन लोगों की बातों पे। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिमाग का जो संतुलन खराब हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम इनसे विनती करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं आप दवाई दिलाइए। दवाई दिला के, ठीक है, वो हमारे लोकतंत्र है, उनका भी अधिकार प्रधानमंत्री बनने का, हम नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं सकारात्मक राजनीति कीजिए। वो भी हमारे देश के बिहार के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, लोकतंत्र है। लेकिन उनको पहले दवाई दिलाइए। उनका दिमाग संतुलन जो खराब हो गया उनको दवाई दिला के फिर विपक्ष का भूमिका निभाइएगा। लेकिन विपक्ष में भी होना चाहिए ना। हम लोग, अटल जी हमारे कहते हैं कि विपक्ष का भी भूमिका अच्छा होना चाहिए देश के अंदर।
प्रदेश के अंदर भी होना चाहिए। इसीलिए मैं सारिका जी और हेमराज जी से कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को पहले दवाई दिलाइए, उनके दिमाग को ठीक कीजिए, फिर हमारे साथ आप चुनाव लड़ने की तैयारी करिएगा 2024 में। लेकिन जनता आप जान चुकी है, पहचान चुकी है। हेमराज जी, क्या कहना चाहेंगे आप राकेश पोद्दार जी की बातों पे? अभी तो राकेश पोद्दार जी बोल रहे थे मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो गारंटी है, मोदी जी है तो गारंटी है, क्योंकि देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं रोजगार की, देश के सामने चुनौतियां हैं महंगाई की, देश के सामने चुनौतियां हैं संविधान बचाने की। मोदी जी है तो गारंटी है। लोगों को रोजगार नहीं मिला, 9 साल के अंदर इन्होंने मात्र 7,22,311 लोगों को नौकरियां दी। बिहार सरकार ने एक ही झटके में 1,20,000 लोगों को, टीचर को नियुक्तियां पत्र दिए। मोदी जी है तो गारंटी है। इन्होंने कहा 100 दिन के अंदर महंगाई पर लगाम लगाएंगे। कितना लगाम लगा है महंगाई पर, मोदी जी की गारंटी। देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, देश के सामने संविधान पर खतरा है। प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि ये संविधान में जो बातें हैं वो अभी के हिसाब से, अभी के परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं है, संविधान को बदल देना चाहिए। तो हम क्या अर्थ लगाएं? भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। ये कहते हैं कि देश की जनता के चुनौतियों के सामने एक खड़ा उतर रहे हैं। हम कहते हैं कि देश की जनता को आपने ठगने का काम किया। 9 साल पहले जो आपने जनता के साथ वादा किया था, उन वादों को आपने पूरा नहीं किया। जनता के वोट से सरकार बनाए और जनता जब अपना हक मांगने लगी तो उसे उठा दिखाए। अब बात रही बिहार की, तो बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है और केंद्र सरकार ने जो केंद्रांश की राशि देने में भी भेदभाव करता है, बिहार के साथ सौतेलापूर्ण व्यवहार किया है और बिहार को हमेशा अनदेखी करने का काम किया है। लेकिन बिहार सरकार ने कम संसाधन में भी अपने बुद्धि विवेक, अपने कार्य क्षमता के आधार पर बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। और ये कहते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है। महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाओं को इन्होंने तो वादा किया था कि महिलाओं की अस्मिता और उसकी रक्षा करेंगे, उसकी आबरू की रक्षा करेंगे। लेकिन आबरू की क्या रक्षा करेंगे? आबरू की रक्षा, आबरू पर हमला करने वाले सांसद को तो बचाते रहे। और देश के सामने पूरे देश की जनता ने देखा कि जब महिलाएं न्याय के लिए सड़क पर बैठ के भीख मांग रही थी तो उनको न्याय देने के बजाय उन पर बड़ लाठियां बरसाई गई। ये तो पूरा देश देखा है। और ये कहते हैं मोदी जी है तो गारंटी। किस बात की गारंटी है? देश के सामने तो चुनौतियां हैं बड़ी बड़ी, उन चुनौतियों से कैसे निपटे आप, इस पर आप कुछ नहीं बताए। मोदी जी कुछ नहीं बताए। मणिपुर जल रहा था, मोदी जी चुप्पी साधे हुए थे। आप देखें इन राज्यों में जो चुनाव हुए हैं और चुनाव में जो इनकी जीत हुई है, इनको लेकर के ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं लोकसभा चुनाव 2024 में है। और बात है इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से एकजुट है, एकजुट रहेगा। लेकिन जो कमियां जहां थी कांग्रेस के अंदर, जिसके कारण कांग्रेस की हार हुई इन राज्यों में, वो समीक्षा तो करेंगे ही। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव से पहले अगर इस पर सोची रहती, सभी साथियों से जो घटक दल है इंडिया गठबंधन के, सबके सहयोग की बात करती, सबके सामने प्रस्ताव रहती, तो निश्चित रूप से आज जो दृश्य था वो दृश्य नहीं होता। कांग्रेस निश्चित रूप से सभी सीटों पर जीत जाती, 3 राज्यों में जीतती। लेकिन इसके लिए तो हम सीधा कांग्रेस को दोषी मानते हैं। बात अब मोदी जी की करते हैं। हमारे पोद्दार भाई ने कहा कि बिहार की बात करते हैं, सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। मैं भी कहता हूं कि सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपने केंद्र की जो बात करते हैं केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार ने तो बिहार के साथ क्या क्या नहीं किया। एम्स के नाम पर धोखा, क्या क्या नहीं किया आपने। अनुसूचित जातियों के लिए बाबू जगजीवन छात्रावास योजना चल रही थी, वो छात्रावास योजना को बंद कर दिया क्योंकि मोदी जी है तो गारंटी है।
पिछड़ी जाति के बच्चों को 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों की छात्रवृत्ति बंद कर दी जाती है, क्योंकि मोदी जी है तो गारंटी है। इसी बात की गारंटी है। इस देश में न दलित सुरक्षित है, न पिछड़े सुरक्षित है, न अल्पसंख्यक सुरक्षित है, न सवर्ण सुरक्षित है। 10% का आरक्षण जो दिया गया उसको लेकर भी इनको पक्ष नहीं रहा है। उसके लिए भी तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहे हैं। संविधान के 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं जोड़ते हैं? मोदी जी है तो गारंटी है। ये जो बिहार में जातीय गणना हुआ, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम समर्थन करते हैं। जातीय गणना के बाद रिजर्वेशन का दायरा 75% किया गया, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम इसका समर्थन करते हैं। तो जब समर्थन करते हैं तो भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में जोड़ा क्यों नहीं? जब मोदी जी है तो गारंटी है तो इसको जोड़ना चाहिए 9वीं अनुसूची में। तो इस तरह से मैं कहता हूं कि पूरे देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और धोखा मैं समझ रही आपकी बातों को। अब मैं सरोज सिंह जी से सवाल पूछना चाहूंगी। सरोज सिंह जी, क्या जनता को सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा है? देखिए, जिस तरीके से ही भाषण दे रहे हैं भारतीय जनता दल के प्रवक्ता, ये भी अपने चुनाव में जाकर के तीनों जाकर के मध्य प्रदेश में जाकर के 2500 सीट पर जाकर के ये चुनाव लड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। आज ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आज बयानबाजी शुरू कर दिए हैं। ये कल से रिजल्ट आने के बाद ही ये कांग्रेस से 1 सीट मांग रहे थे। इनको कांग्रेस एक बोला कि आपकी कोई औकात नहीं है इन प्रदेशों में, आप क्या चुनाव लड़िएगा। उसके खिलाफ में इन्होंने जाकर के 25 सीट पर कैंडिडेट लड़े। पता नहीं आज के डेट में क्या स्थिति है, जमानत बचा नहीं बचा, 500 वोट आए, 100 वोट आया, इसकी कहीं कोई जिक्र नहीं है। चुनाव में अपनी बात इन्होंने भी रखा, सारे विपक्षों ने ही रखा और भारतीय जनता पार्टी ने भी रखा। भारतीय जनता पार्टी की बातों ने, भारतीय जनता पार्टी की जो गारंटी थी, एनडीए की जो गारंटी थी, उसने पब्लिक ने स्वीकार कर लिया और जनता ने उस पर मुहर लगाई और तीनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाया। और इसका जो इफेक्ट है बिहार में भी, इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले ही वो बीमार पड़ गए हैं और बीमार हो गए हैं। उनका लालू जी कहते थे कि नीतीश कुमार जब बीमार होते हैं तो कुछ न कुछ बिहार में नया कुछ होने वाला होता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं बिहार में क्या होने वाला है, ये जनता दल के प्रवक्ता होने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बात मोदी जी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो बिहार में आदरणीय जीतन राम मांझी जी के साथ जो दुर्व्यवहार किए नीतीश कुमार जी ने, वो पूरे देश में इसका इफेक्ट पड़ा और बिहार में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके से जो मानसिक रूप से जो इनका जो विक्षिप्त हो गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी, उनको पता नहीं है आज बिहार में जनता दरबार होने वाला था। ये अनाउंसमेंट था पहले से कि बिहार में जनता दरबार होगा। अब परिहार कारणों से रिजल्ट के बाद आज का जनता दरबार स्थगित कर दिया गया। ये बिहार पूरी तरीके से आज के डेट में अव्यवस्थित है, विचलित है और बिहार की जनता पूरी तरीके से एकदम लग नहीं रहा है कि बिहार में क्या होगा और क्या होने वाला है, क्या बिहार की जनता होगी। बिहार में ये जो फ्रैक्चर गठबंधन है, फ्रैक्चर गठबंधन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के बाद ये सारे लोग कांग्रेस के ऊपर हमला बोल दिए, जैसे लग रहा था कि ये लोग का इंडिया अलायंस नहीं था, फ्रैक्चर अलायंस पहले से ही था। आज सारे लोग का जो नकाब उतरा है रिजल्ट आने के बाद, सब कांग्रेस के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं और कांग्रेसी लोग को पूछा नहीं था और कांग्रेसी लोग को कहीं जगह नहीं दिया। ये लोग आज बीमार पड़ गए हैं और पता नहीं इन लोग का आगे बीमारी कितना दूर आगे बढ़ेगा। बिहार की जनता बेतहाशा में है, हताश है। क्या होगा बिहार में? नीतीश कुमार बीमार हैं। लालू जी के हिसाब से बिहार में कुछ न कुछ जो लालू जी के बात पर अगर भरोसा किया जाए तो नीतीश कुमार बीमार पड़ते हैं, नालंदा में जाते हैं, तबियत खराब होती है, तो बिहार में कुछ न कुछ होता है। तो ये बतावे बिहार में क्या 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 होने वाला है। अव्यवस्थित है बिहार। और ये जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर बात करने की अधिकार जनता दल के किसी नेता और कार्यकर्ता को नहीं है। जिस तरीके से सेक्सोलॉजी के प्रोफेसर साहब बिहार के मुख्यमंत्री जी विधानसभा में जो भाषण दिए हैं, पूरा देश शर्मसार है बिहार के। ये कभी माफ नहीं करेगा। इस तरीके से बिहार के जनता को, इन्होंने बिहार को शर्मसार किया है। आज तक कोई इस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति आपको करेंगे। सब हम चाहेंगे कि अब संजय जी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, सारे जो गेस्ट हैं बाकी लोगों ने अपने अपना बयान दे दिया है, तो एक बार संजय जी से हम लोग डिस्कस करेंगे। संजय जी क्या देखते हैं पूरे जो रिजल्ट आया है उसके बाद बिहार की राजनीति को? देखिए, आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा बाहर निकलनी होगी। शायद पैनलिस्ट भी सहमत होंगे इससे। जी, कोई सरकार सत्ता में और सरकार अगर परफॉर्म नहीं करती है तो
तो जनता उन्हें किनारे लगा देती है। अगर एक मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो सारी जगह सरकारें बदल गई। ठीक है, राजस्थान में रिवाज की बात, लोकतंत्र में रिवाज क्या होता है? एक रिवाज ये भी था कि उत्तर प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री नोएडा चले जाते थे तो अगली बार उनकी सत्ता नहीं रहती थी। योगी जी 2-3 बार नोएडा घूम आए, भी तो उत्तर प्रदेश में है वो। तो अगर आप परफॉर्म नहीं कीजिएगा तो जनता आपको बहुत दिनों तक नहीं रखेगी, चाहे वो तेलंगाना हो, कहाँ वहां केसीआर रह पाए, राजस्थान हो और छत्तीसगढ़ हो। मध्य प्रदेश में पिछली बार तो कांग्रेस को जीत मिली थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। निश्चित रूप से लाडली बहना और कई योजनाओं के माध्यम से, ये मोदी मैजिक, मोदी गारंटी की बाद में हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन शिवराज चौहान ने जिस तरह से योजनाओं को लेकर के मुखर रहे मध्य प्रदेश में, ऐसा कुछ नहीं है कि लोकतंत्र में हार जाना कोई बहुत बड़ी कायरता की निशानी है या बहुत बड़ी कमजोरी की निशानी है, और कोई जीत गया तो वो बहुत बड़ी सफलता है। उसके कई मायने होते हैं। हो सकता है कि आपने कोई ऐसा चीज उठाया जिसके वजह से जनता आपसे कनेक्ट नहीं हो पाई। बिहार में एक प्रयोग हुआ, सारिका जी कह रही थी, हेमराज जी कह रहे थे, जाति की बात। आपको याद होगा बीपी सिंह ने भी जाति की बात की थी। उस समय 400 सीटें कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस के राजीव गांधी इसलिए नहीं हारे थे कि जातीय कार्ड चल गया था, इसलिए हारे थे कि बोफोर्स तोप के घोटाले का आरोप उन पर लगा था और वो भ्रष्टाचार के आरोप ने उनको सत्ता से किनारे कर दिया था। यहां भी कुछ वैसा ही हुआ। छत्तीसगढ़ में भी महादेव ऐप का मामला जनता को कनेक्ट कर लिया। राजस्थान में जो गहलोत जी के बेटे हैं उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो कनेक्ट कर लिया, और यही लाभ कांग्रेस को भी मिली थी कर्नाटक में। कर्नाटक में भी जब उन्होंने 40% कमीशन की बात की थी, वो पेटीएम चिपकाया था, जनता को लगा कि हाँ ये भ्रष्टाचारी सरकार हमें बहुत कुछ नहीं दे सकती है, और वहां पर भाजपा को लोगों ने किनारे किया और कांग्रेस की वहां सरकार बनी। तो भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, युवाओं के सपने एक मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण एक मुद्दा है, किसान जो आज धारा में, मुख्य धारा में अब आ गए हैं, वो एक सबसे बड़ी चुनौती है। जब आप उनकी बात ना कर करके आप जाति पाति की बात करेंगे तो अब जमायत की तरफ कब का बढ़ चुका है। नई पीढ़ी एस्पिरेशनल हो गया है। राहुल गांधी जी को लगा कि शायद ये जाति वाला कार्ड चल जाएगा, लेकिन जाति वाला कार्ड चला नहीं कहीं। इस बात को स्वीकार करना होगा। देश में जो नई पीढ़ी है, खास करके मैं बता रहा हूं 18 वर्ष से लेकर के और जो 35 वर्ष का की जो पीढ़ी है, उसके लिए रोजगार जरूरी है, उसके अपने सपने हैं। वो न कमंडल से प्रभावित होने जा रहा है, न मंडल से प्रभावित होने जा रहा है, न वो राम का दर्शन करने के लिए उतावला है, न वो जातियों में बैठ करके बट करके अपनी जातीय अस्मिता और जातीय गौरव की बात वो कर रहा है। उसके सामने चैलेंज है कि अगर हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारे सपने कब आकार लेंगे। शायद भारतीय जनता पार्टी इन बिंदुओं को टच करने में, कनेक्ट करने में कहीं ना कहीं से सफल रही, और जो कांग्रेस जो परफॉर्म नहीं कर पाई, जहां की सरकार चाहिए, अशोक गहलोत जब 13 पेपर लीक का घोटाला का मामला था राजस्थान में, वो रिवाज से वहां नहीं बदला है। शायद भाजपा अपने प्लेटफॉर्म से जनता को इस बताने में कामयाब रही। महिलाओं की असुरक्षा का मामला था राजस्थान में, कन्हैया लाल का मामला वहां चल गया था। तो जब चीजें जनता से कनेक्ट होगी तो पार्टियां जीतती हैं और पार्टियां हारती हैं। भारतीय जनता पार्टी कल तक कितनी सीटों पर चुनाव जीतती थी? आज भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। 16 राज्य में सरकार उनकी बन गई। कांग्रेस जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, अब 3 राज्यों में जाकर के सिमट गई। तो जनता के मुद्दों से अगर आप कनेक्ट नहीं होंगे, जनता के मूल सवाल पर आप उनको कैटर नहीं करेंगे, तो आरोप प्रत्यारोप का अब दौर खत्म हो गया। अब वो नई पीढ़ी, नया यूथ इनर्जेटिक है, वो चीजों को विजुअलाइज करता है। हर के हाथ में तो एंड्रॉयड मोबाइल है। वो पूरी वैश्विक घटना से आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है, वो अवगत है, उसको पता है, उसका असेसमेंट खुद है। उसके माँ बाप भी घर में समझाते हैं कि तुम इस जाति के हो, तुम इस धर्म के हो, इसलिए तुम यहाँ वोट करो। वो यूथ सुन लेगा उनकी बात।
निर्णय उसका अपना होता है। लेकिन संजय जी, हम थोड़ा सा बिहार पर फोकस करें तो बिहार में जो दो तीन चीजें, जो दो तीन बातें निकल कर आई हैं, जो चार राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद, तो जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, जो चर्चा का हमारा सब्जेक्ट भी है कि एक तो मामला यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी कर्नाटका के चुनाव के बाद जिस तरीके से कांग्रेस थोड़ा सा एरोगेंस पे आ गई थी, और जिसको लेके जो गठबंधन में बाकी सभी जो दल थे वो भी महसूस कर रहे थे, चाहे वो हेमराज राम जी बात करें या फिर सरिता जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस में एरोगेंसी आ गई थी। तो क्या लगता है कि इसके बाद, जिस तरीके एरोगेंसी के बाद नीतीश कुमार को डाउन किया गया था, उन्हें अलग थलग किया गया था, और नीतीश कुमार लगातार जो बातें कह रहे थे, अब नीतीश कुमार का इंडी गठबंधन में कद बढ़ेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था कि जिस तरीके से दलित का, आदिवासियों का जो वोट जाता था कांग्रेस को गया था पिछले चुनावों में, इस बार वही वोट बीजेपी में शिफ्ट हुआ है, इसके क्या मायने हैं और बिहार में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और तीसरा मेरा सवाल जो था, तो बाद में हम बाकी के गेस्ट से भी लेंगे, वो ये था कि महिलाओं का जो वोट बैंक है, जो कहा जाए साइलेंट वोटर जिसे कहा जाता था, कि जो साइलेंट वोटर ने करामात दिखाई अपने, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, क्योंकि बिहार में वो साइलेंट वोटर हमेशा से नीतीश कुमार के साथ रहा है, चाहे वो शराबबंदी के पहले की बात करें, स्कूलों में साइकिल योजना की बात करें, उसके बाद से लगातार जो वो वोट था, और जब भी वोट परसेंटेज बढ़ा था महिलाओं को, नीतीश कुमार के फायदे में गया था, और नीतीश कुमार का कद उससे बढ़ा था, सीटें उनकी बढ़ी थी। लेकिन इस बार क्या होगा, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, बारी बारी से मैं हर सवाल का जवाब देता हूं। निश्चित रूप से कांग्रेस अगर थोड़ा त्याग करती, थोड़ा गठबंधन की बात करती, तो शायद तस्वीर कुछ और होती, नहीं भी हो सकती थी, लेकिन इसकी संभावना थी। इनसे समाजवादी पार्टी कितने सीटें मांग रही थी? 6, और 6 सीटों पर ही कमलनाथ बोल गए। ये अखिलेश कौन है? जेडीयू ने उनसे 2 सीटें मांगी। अंत में तो जेडीयू ने यहां तक कहा कि 1 सीट मुझे दे दीजिए, और उसने भी कहा कि 1 सीट छोड़ दीजिए, साझा उम्मीदवार के तौर पर जो हमारा मध्य प्रदेश जेडीयू का अध्यक्ष है उसको लड़ा दीजिए। इसके लिए भी वो तैयार नहीं, और 10 सीटों पर जाकर के ये लड़े। लेकिन वोट भी तो नहीं मिला, 0.2% उनके वोट मिला है जेडीयू को मध्य प्रदेश में। अभी सरोज जी जानना चाह रहे थे, मैं बता देता हूं। कहीं इनको 40 वोट, कहीं 24 वोट, कहीं 72 वोट, कहीं 148 वोट, 342 वोट। हाईएस्ट जो इनके कैंडिडेट को मिला है वो 2024 वोट मिला है। तो मैं कह रहा हूं कि गठबंधन में जब आप हैं, तो आप गठबंधन को बाइफरकेट करेंगे तो इस तरह का हश्र होगा। कांग्रेस को लेकर के चलना चाहिए था। ये राज्य क्या होता है और लोकसभा क्या होता है? गठबंधन होता है। लोकसभा की सीटों में आप गठबंधन करेंगे और राज्य में कहेंगे कि नहीं, चूंकि हम वहां मजबूत स्थिति है इसलिए वहां हम खुद लड़ लेंगे। ये चलने वाला नहीं है। कांग्रेस से ये चीजें छुटी है। और जो आप कह रहे थे ना, एरोगेंसी नहीं, हम उसको ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे कि राहुल की सदस्यता वापस होती है, कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस जीतती है, और कांग्रेस को लगता है कि बस अब तो हमारे पक्ष में चीजें हैं, हमें किसी से क्या लेना देना है। ऐसा कुछ नहीं है। कि अगर आप चाहेंगे कि आप अपने तरीके से चीजों को तय करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरे सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। दलित और आदिवासी नहीं, बीजेपी ने तो ये कार्ड खेला ही ना। अभी तो राष्ट्रपति के तौर पर कौन है? एक आदिवासी महिला है जो देश की राष्ट्रपति हैं, सम्मानित राष्ट्रपति हैं। क्या ये मैसेज आदिवासी समाज में नहीं है क्या? बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे आपकी तरह वो टेलीविजन नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते हैं और दुनिया के हर तरह की गतिविधियों से अवगत नहीं है। छोड़ दीजिए दलित आदिवासी, जो ओबीसी की बात की जा रही थी कि जातीय आधार पर हम ओबीसी को फ्रैक्चर कर लेंगे, ओबीसी ने भी जमकर के बीजेपी को वोट किया। आखिर 166 सीटें आई कहां से? जहां भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि थंपिंग मेजोरिटी से, लैंडस्लाइड विक्ट्री इसको कहते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म की। तो आखिर जब सारी जातियों का वोट उनको नहीं मिलता, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो और ओबीसी हो, अगर नहीं मिलता तो शायद इतनी अच्छी विक्ट्री नहीं होती। मध्य प्रदेश और राजस्थान के तो कई, और एक आंतरिक कलह के वजह से भी अब जाट और गुज्जर जो थे वो विद्रोही तेवर में थे सचिन पायलट को लेकर के राजस्थान में। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को किनारे कर दिया जाता है और प्रियंका राहुल जी आकर के और क्या क्या बोलने लगते हैं मध्य प्रदेश में, और जब ये बोले तो इनका बैकफायर कर गया, इन्हीं को घाटा हुआ। और तीसरी चीज जो महिलाओं को लेकर के कह रहे हैं, निश्चित रूप से महिला शक्ति
बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ थी। अगले चुनाव में रहेगी नहीं रहेगी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन नीतीश कुमार जी अगर एक चुनाव को छोड़ दीजिए तो हमेशा वो एनडीए के साथ लड़े हैं, और अगर एनडीए के साथ वो चुनाव लड़े तो ठीक बात है कि महिलाएं घर से निकली, महिलाओं को इन्होंने ताकत दी, 50% पंचायतों में रिजर्वेशन, बच्चियों को साइकिल, महिला 35% नौकरी में सरकारी नौकरियों में महिला पुलिस कर्मियों की जो भर्ती जिस तरह से की, महिलाओं को तो ताकत दी, महिलाएं इनके साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार जी की ताकत है उस पर दांव नहीं आजमाएगी। अगर लगता है उनको कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में महिलाएं हमारे साथ खड़ी रही, महिला वोटरों की वजह से हमारा ये परिणाम आया, तो बिहार में भी उसको कॉर्नर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी वो अलग बात है, लेकिन अब देख रहे होंगे कि कल नरेंद्र मोदी जी का कल से ही लैंग्वेज बदल गया है। वो मातृशक्ति 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 पर वो चले गए। तो ये मातृशक्ति पर बिल्कुल अधिकार है। 33% जो बिल्कुल संजय जी, आपने बड़ी अच्छी से बातें समझाई। पहले हम सारिका जी के पास जाएंगे, उससे पहले हेमराज राम जी, संजय जी ने बड़ी अच्छी से बताई कि क्या परिस्थितियां रही। तो आपको क्या लगता है ये जो 2-3 रीजन जो हैं वो बिहार में किस तरीके से आपकी पार्टी देखेगी इसको? मेरा हमसे है सवाल? जी जी हेमराज जी। अच्छा, तो जहां तक महिलाओं के हिस्सेदारी की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है, बिहार सरकार ने महिलाओं को जितनी हिस्सेदारी देने का काम किया और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो काम किया, बिहार की जीविका देवी पूरे देश में अन्य राज्यों के लिए एक नया मिसाल बन गई। देश में महिलाओं को जितनी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई और दूसरे राज्यों में नहीं मिल पाई हिस्सेदारी, बिहार सरकार ने तो वो करामात करके एक नया इतिहास रचने का काम किया। और राजनीति करने वाले इस पर राजनीति करते रहे। बिहार की सरकार वोटरों की चिंता करती है, वोट की चिंता नहीं करती। और बात रही चुनाव की, तो चुनाव जब आएगा, जब बिहार का वक्त आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन अभी तत्काल 2024 में जो देश के सामने लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव की हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि देश में 9 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में है, तो उन्होंने क्या किया इन सवालों पर। मैं बार बार कहता हूं कि जो देश के सामने जो मूल चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्य किए। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देंगे। अब सारिका जी सेम सवाल मेरा आपसे भी है। आपने संजय जी की बातों को सुना, अभी के चुनाव में अगर हम देखें कि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो अब क्या रहेगा? नहीं, इसके बाद राकेश जी आप ही के पास आएंगे, जवाब आप ही को देना है। देखिए अमिताभ जी, हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से जो है अपने पाखंड को लेकर के जनता के बीच में जाएगी और वो चुनाव उसी पाखंड, जात, धर्म और उन चीजों के नाम पर वो चुनाव में उतरेगी। लेकिन हमारा जो पहले एजेंडा था, हमारे नेता जो जनहित के मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में गए थे और जनता ने उनको प्यार और समर्थन भी दिया था, और पुनः हम उन्हीं मुद्दों के साथ बिहार की जनता के बीच में जाएंगे। एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगी अमित जी, कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि बिहार की जनता जो है ना, वो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। तो यहाँ की जनता, जो लोकतंत्र की जननी बिहार को कहा जाता है, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई दांव और पेच जो है वो यहाँ काम आएगा। वो हमने देखा अमित शाह जी के बिहार में जो उन्होंने जितने भी कार्यक्रम किए, वहां खाली कुर्सियां जो है वो उस बात की प्रमाण थी कि बिहार की जनता उनके जुमले और उनके झूठ और उनके हिंदू मुस्लिम और बेरोजगारी के साथ नहीं है। जो देशव्यापी जो भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया, गारंटी और वारंटी पे बहुत अच्छा मुझे लगता है हेमराज जी ने समझाया कि असल में भारतीय जनता पार्टी की गारंटी क्या है और मोदी है तो मुमकिन क्या है, वो भी हमने। जी बिल्कुल। अब राकेश पोद्दार जी, आपने सुना हेमराज जी को भी, संजय जी को भी और सरिता जी को भी। हम सरोज जी के पास उसके बाद जाएंगे, लेकिन चाहेंगे कि पहले आप जवाब दें कि बीजेपी के पास बिहार के लिए क्या अपना एजेंडा रहेगा। और बिहार को फतह की कल जब परिणाम आए तो सम्राट चौधरी ने कहा कि अब बिहार की बारी, तो कैसे ये जो बता रहे हैं, आपके पास क्या उसकी क्या लगता है कि ये मोदी मैजिक है, बिहार में भी काम कर जाएगा? देखिए, पहले तो मैं
संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने विश्लेषण बहुत अच्छे तरह से किया और जेडीयू के जो हेमराज जी और सरिता पासवान को भी उनकी दिमाग की जो बत्ती है ना खोल दी। चलिए, अच्छी बात है। हम लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है कि सकारात्मक राजनीति कीजिए, नकारात्मक मत कीजिए राजनीति। इन्होंने कहा कि मोदी है तो गारंटी है। ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है। भैया, हम 2014 से लेके आज 2023 आ गया, क्या संविधान कोई खतरे में है? ये कहते हैं कि दलितों के साथ दलित खतरे में है, मुस्लिम खतरे में, धर्म खतरे में। भैया, हम लोग धर्म की बात नहीं करते हैं। आपको पहले भी बोला, हम लोग विकास की बात करते हैं, विकास की कार्य करते हैं। और माननीय सम्राट चौधरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, एसोसिएट प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज इनके दिमाग की बत्ती खोल देता हूँ। 70 और 30 की लड़ाई होगी बिहार के अंदर, और 70 और 30 की लड़ाई में संजय जी आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं, आज जान लीजिए, लोगों को दिमाग की बत्ती खोल दीजिए कि आने वाला चुनाव में हम लोग 70 और 30 की लड़ाई लड़ेंगे और बिहार में पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनेगी, जिससे इससे पराजित दलित भी हैं, महादलित भी हैं। और हम कहते थे कि आज हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाया। संजय जी ने कहा हमने 70 साल देश आजाद होते हो गए, राष्ट्रपति बनाया है, लेकिन संसद भवन का शिलान्यास नहीं कराए भैया, उद्घाटन नहीं कराए, क्योंकि वो दलित थे, क्योंकि वो दलित थे, आदिवासी थे। भेदभाव भी किया है, भेदभाव वहां भी किया है। अरे पहले तुम बोल लो, आप बोल लो, उसके बाद हम बोले। पहले बोल लो। चिल्लाने से बिहार की जनता को वोट नहीं देने जा रही है। अरे तो वही समझ बात हम दलित की आदिवासी की करते हैं, राष्ट्रपति की करते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय को अपने उद्घाटन क्यों नहीं कराया? उस कार्यक्रम में बुलाया तक नहीं, इसलिए वो आदिवासी समाज से आती है। अमिताभ जी, इनको रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे। नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि समय की भी कमी है। आप अपनी बात पूरी कीजिए। अरे इनको सुनिए, इनको बोले इन्होंने नहीं, राकेश जी अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि फिर समय की कमी है, फिर सरोज जी से कोई मौका देना है। आप बताएं। देखिए, आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, 70 साल हो गया देश आजाद होते हुए। बिरसा मुंडा जी की आज तक उनकी मूर्ति नहीं उन्होंने बनाया। हम लोगों ने उस कार्य को भी किया। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास। आज जनता उस विश्वास के खरे पे हम लोगों को उतारा है, और हम जनता के मुद्दे को लेके, राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह हम लोग काम करेंगे, कार्य करेंगे। ना धर्म की बात करेंगे, ना जात की बात करेंगे, ना पात की बात करेंगे। और 70 और 30 की लड़ाई बिहार के अंदर है। और हमको एक चीज और बता देता हूं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या राजस्थान झांकी था, अब बिहार हम लोगों के लिए, आपके लिए बाकी है। अब बिहार हम की जनता हमें चुन के भेजेगी। अब जनता आपको बिहार से निकाल के फेंकेगी। और नीतीश कुमार जी का जो दिमाग का संतुलन जो खराब है ना, उसको आप बिहार की जनता तेजस्वी जी के साथ ठीक करेगी। और जंगल राज था, यही बिहार की जनता जंगल राज तेजस्वी और लालू जी के खिलाफ इनको मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इनको शर्म नहीं आता, जाकर उनके गोदी में बैठ गए। बिहार की जनता तेरे को जनता मणिपुर में मंगल हुआ, उत्तर प्रदेश में मंगल हुआ। जो के लिए हमारा शर्म कीजिए, कुछ शर्म कीजिए। बिहार की जनता, अरे शर्म आपको करनी चाहिए। शर्म कीजिए। मणिपुर जैसी घटना पर छुट्टी लग गई, पूरा देश देखा, पूरे दुनिया के सामने देश का सर झुका, आपने सर झुका दिया, छोड़ दिया। ठगने ठगाने का काम करते हैं, ठगने ठगाने का काम मत। अरे सबका कुल्लू बनाया गया, अरे सबका कुल्लू बनाया गया। पूछना चाहती हूँ अमिताभ जी, 24 में मोदी के आगे कौन हो? विपक्ष 24 में मोदी का मुकाबला कैसे करेगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मोदी आज के डेट में जब स्टेट इलेक्शन की बात होती है तो वहां मोदी का नाम आता है। तो निश्चित तौर पर जब वो सामने रहेंगे, जो मोदी का जब नाम है, तो विपक्ष की तरफ से फिलहाल तो जो इंडी गठबंधन के सबसे बड़ी जो दल है, घटक दल है, वो कांग्रेस है। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रहेंगे। और हालांकि अभी नाम उन्होंने, लेकिन राहुल गांधी ही रहेंगे, कांग्रेस का ही नेता रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि जो बिहार में देखिए बड़ी तेजी से स्थितियां बदली थी पिछले 2 महीनों में। कहें जब से अक्टूबर के महीने में जब जातीय गणना की रिपोर्ट जब आई थी, उसके बाद से सरकार ने कई फैसले लिए हैं और कई आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया है। उसके बाद जो अपनी योजनाएं थी, नौकरी भर्तियों की जो श्रृंखला है वो काफी तेजी से चल रही है। शिक्षकों की रिकॉर्ड संख्या में बहाली हो रही है। तो कई ऐसे जनहित के मुद्दे निश्चित तौर पे हैं जो सत्ताधारी दल चाहे ने उठाया है, जेडीयू है, आरजेडी इन लोगों ने उठाया है। लेकिन उसके बाद भी जब
लोकसभा चुनाव आता है उस समय निश्चित तौर पे एक बड़ा नाम होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, और मोदी के नाम से बीजेपी के पास जहां एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, वहीं अब इंडी गठबंधन को देखना होगा कि उनके सामने कौन चेहरा होता है। 6 दिसंबर को दिल्ली में फिर एक बैठक होने वाली है, जो चौथी बैठक होगी इंडी गठबंधन की। अब देखना है कि उसमें जो बाकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उनका क्या रवैया होता है। संजय जी, हम चाहेंगे लास्ट कमेंट, आप चूंकि हमारे पास समय की कमी है, लास्ट कमेंट एक दे दें, जो पूरा डिस्कशन हुआ उसका निचोड़ क्या है, और आप जो बातें कर रहे हैं कि 24 में जो सवाल था सभा का, उसका जवाब हम चाहेंगे आप भी एक बार दें। जी नहीं, देखिए, गठबंधन के साथियों को त्याग तो करनी होगी, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं समझना होगा। सीट शेयरिंग के फॉर्मूला पर अगर जितना जल्दी इंडिया गठबंधन बात कर ले आपस में, और हर जगह चाहे वो पार्टी क्षेत्रीय हो या पार्टी राष्ट्रीय हो, भाई आपको बराबर की भागीदारी देनी होगी कि कौन कहाँ कितना मजबूत है और कौन कहाँ कितना इफेक्टिव है। अगर शायद कांग्रेस इस रणनीति पर काम करती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वो चुनौती देने की स्थिति में होगी। लेकिन अपने अपने अहंकार, ईगो में अगर इंडिया गठबंधन कोई आकार नहीं ले पाती है तो शायद नरेंद्र मोदी को चुनौती देना 2024 में भी इनके लिए मुश्किल होगा। देखने वाली बात होगी कि इंडिया गठबंधन का स्वरूप कैसे बनता है और कब बनता है, और सीट शेयरिंग पर कितना जल्दी ये लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसके बाद ही हम लोग बेहतर बता पाएंगे कि क्या ये भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अब विपक्ष को बीजेपी को टक्कर देने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना